तो बिल्कुल ये योग दिवस पर ईटी नाउ स्वदेश के एंकर्स ने भी मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आज हमने देखा कि आज पूरी दुनिया में ये दिन काफ़ी ज़ोर शोरों से मनाया गया है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट को समझ लेते हैं। आज दिन भर बाजार में भी काफ़ी अच्छी रौनक देखने को मिली और लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि अच्छी तेज़ी के साथ आज बाजार में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा है। बाजार का कारोबार कैसा रहा ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए दिन भर बाजार में बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला। कल से बाजार की जो रिकवरी शुरू हुई है वो बिल्कुल आगे बढ़ती हुई दिखी और आज शानदार अप मूव्स के साथ इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप में जितनी भी वॉश आउट, जितनी भी कमजोरी हमने देखी थी वो सारी की सारी कमजोरी जो है आज खत्म होती हुई दिखी और मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स नजर आए। स्टॉक स्पेसिफिक टाइटन पर मक्वायरी की एक रिपोर्ट आई जिसमें 3000 के टारगेट उन्होंने दिए हैं और टाइटन का स्टॉक आज दिन भर अच्छे एक्शन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। इस बीच सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन जो कि रिकॉर्ड हाई पर, इसका इंपैक्ट एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला। बेरिंग स्टॉक्स एक नया थीम है। एसकेएफ इंडिया, एनआरबी बेरिंग जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहे थे। वहीं सुवेन लाइफ फंड रेजिंग को लेकर कंपनी ने एक खबर जारी की है। 24 जून को कंपनी फंड रेजिंग को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है जिसका इंपैक्ट आज के सत्र में हमने सुवेन लाइफ में दमदार मूव्स देखे। इस बीच पुलर्स की अगर बात करें, बाजार को संभालने रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, टाइटन, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स कर रहे थे। वहीं फार्मा स्पेस में अच्छी तेजी दिख रही थी। मिड कैप में अदानी टोटल गैस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इंडिया मार्ट इंटरमेश, टाटा एलेक्सी, बेयर क्रॉप साइंसेज जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में हर तरफ हरियाली दिखी और बाजार जब क्लोज हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप, सेंसेक्स हर इंडेक्स में तेजी के साथ हरे निशान पर ट्रेड्स क्लोज हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज अब काफ़ी अच्छा कारोबार रहा। सभी सेक्टरल इंडेक्स आज हर दिशा में कारोबार करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों का भी रुख कर लेते हैं। इस बीच एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर फिनटेक स्टार्टअप सेतु की बेहद दिलचस्प शुरुआत होते हुए दिखाई दी। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ये कंपनी बिकने वाली है। पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ रही है हमारी सहयोगी नयनतारा राय। नयनतारा, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास। आज हम आप सबके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर ला रहे हैं स्टार्टअप्स की दुनिया से। सेतु जो एक एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है उसको पाइन लैब्स खरीद रहा है 70 से 75 मिलियन डॉलर्स के लिए। ये हमें सूत्रों से पता लगा है। पाइन लैब्स, याद रखिए, एक आईपीओ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी वॉल स्ट्रीट में, नैस्डैक में। उससे पहले ये खरीदारी हो रही है और हमें पता लग रहा है अपने सूत्रों से कि शायद ये एमएनए अनाउंसमेंट इसी हफ्ते को ही अनाउंस किया जाएगा। अगर हम अब सेतु की बात करें, सेतु के को फाउंडर्स हैं साहिल किनी और निखिल कुमार। एक अर्बन लेजेंड है कि नंदन निलेकनी ने कुछ सालों पहले दोनों निखिल और साहिल को एक कमरे में बंद कर दिया था और बोला था कि आप दोनों को एक साथ काम करना ही होगा, तो सोचो क्या करोगे। और उसी से सेतु एक स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी। सेतु ने अपने लिए काफ़ी नाम बना लिया है एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। उनके पास एक अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क भी है। इसका मतलब ये है कि जब पाइन सेतु को खरीदेगा उसके बाद जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है, और इतनी सारी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है हर सर्विस के लिए, हर नई फीचर के लिए, उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ऐसा इतना बड़ा है टेक स्टैक सेतु का। हमने दोनों सेतु और पाइन लैब्स से रिस्पॉन्स मांगा था, ईटी नाउ स्वदेश को वो नहीं मिला। बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी नयनतारा देते हुए एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर फिनटेक स्टार्टअप सेतु की एक बिक्री होने वाली है जिसको कि यहाँ पर फोन पे को पीछे छोड़ पाइन लैब्स ने बाजी मारी है और ये इस कंपनी को खरीदते हुए नजर आएगी। ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पर नयनतारा हमारे लिए लेकर आई थी। लेकिन अब फोकस करते हैं स्टील सेक्टर पर। और केंद्र सरकार फिलहाल स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने की तैयारी में नहीं है। हालांकि सरकार आगे स्टील पर ड्यूटी बढ़ाएगी भी नहीं। ईटी नाउ स्वदेश को सूत्रों से इस बारे में जानकारी मिली है। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई है मेघना मित्तल। मेघना, बताइए क्या जानकारी आपके पास।
जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स अनाउंस किए थे। उसमें से एक था जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी। स्टील इंटरमीडिएरी गुड्स पर 15% की ड्यूटी लगाई गई थी एक्सपोर्ट्स को चेक करने के लिए, ताकि डोमेस्टिक प्राइसेस कंट्रोल में रहें। और ये भी हम जानते हैं कि लास्ट वीक जो प्रमोटर्स हैं मेजर स्टील कंपनीज़ के, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग करी थी ये रोल बैक करने के लिए प्राइसेस को देखते हुए, बिकॉज डेफिनेटली उनके एक्सपोर्ट्स, स्टील के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डेफिनेटली हिट हुए हैं। लेकिन जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज बता रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का रोल बैक अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहती है कि जो स्टील के प्राइसेस हैं वो इवैल्यूएट करे, असेस करे, और जब तक एक सर्टन लेवल पर ये डोमेस्टिक प्राइसेस नहीं आ जाएं, कोई भी रोल बैक अभी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ये हम जानते हैं कि अप्रैल से अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो प्राइसेस हैं स्टील के वो थोड़े कम हुए हैं। जो अप्रैल में थे अप्रॉक्सीमेटली 77,000 पर मेट्रिक टन था, जो अब 72 या 73,000 पर मेट्रिक टन आ गया है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री अभी भी इसको और इवैल्यूएट करना चाहती है। और जो एक रिपोर्ट है उसके द्वारा भी ये माना गया है कि इस साल जो स्टील की एक्सपोर्ट्स हैं वो 35 to 40% तक ड्रॉप हो सकते हैं। 10 to 12 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट्स जा सकते हैं। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो लास्ट ईयर रिकॉर्ड स्टील एक्सपोर्ट्स हुए थे 18.3 मिलियन टन, तो उसके कंपैरिजन में इस साल का जो अनुमान है वो काफ़ी कम है। लेकिन फ़िलहाल जो रोल बैक है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का स्टील पर, वो अभी फ़िलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसिडर नहीं कर रही है, जब तक कि जो स्टील के जो प्राइसेस हैं थोड़े एक कंट्रोल लेवल पर नहीं आ जाते। और आज एसबीआई कार्ड्स में हमने देखा 7% तक की तेजी देखने को मिली। क्या थी वजह, ये जान लेते हैं सौमित से। सौमित बताइए। ईटी के रिपोर्ट के हिसाब से आरबीआई ने डिसअलाउ कर दिया है लोडिंग ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू क्रेडिट लाइंस। अब ये रूल का मतलब ये होता है कि जो ये कार्ड कंपनीज या फिनटेक कार्ड कंपनीज या नियो बैंक्स जो कार्ड्स इशू कर रहे थे वो अब शायद नहीं हो पाएंगे। अब मकवारी के रिपोर्ट के हिसाब से कुछ फिनटेक कंपनीज या कुछ नए कंपनीज जो है इस लाइन में जो अभी एंटर किए हैं वो करीब 2 to 3 लाख कार्ड्स पर मंथ ऐड किए जा रहे हैं। अब ये नहीं होगा तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बैंक्स पे आएगा जिसके पास एक लार्जर क्रेडिट कार्ड बेस है, या उन कंपनीज पे आएगा जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। और इसलिए एसबीआई कार्ड्स अच्छा खासा अपमूव हमें उनके शेयर प्राइस में दिख रहा है, क्योंकि एसबीआई कार्ड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है और एक मात्र कंपनी है जो सोली क्रेडिट कार्ड इशूइंग बिजनेस में है। अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली का ऐसा कहना है कि कोई भी रेगुलेशन जो एडवर्स होगा फिनटेक कंपनी के लिए वो एसबीआई कार्ड के लिए पॉजिटिव होगा, और इसी कारण हमें एक अच्छा खासा अपमूव दिख रहा है शेयर प्राइजेस में। करीब 4.7% के गेन्स हमें एसबीआई कार्ड्स में दिखे हैं, जो कि हाईएस्ट डेली गेन है पिछले 15 वीक्स में। अब ये गेन्स के बावजूद अगर हम देखेंगे तो एक ओवरहैंग अभी भी एसबीआई कार्ड के पे है, और वो है इम्पैक्ट क्या होगा क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने का, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा ये अभी भी अनसर्टन है। एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि इसके वजह से जो इंटरचेंज फीस है वो कम हो सकती है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड इशूअर के लिए डायरेक्ट इनकम होती है। तो ये ओवरहैंग अभी भी एसबीआई कार्ड्स के लिए है, बट आज के ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा अपमूव हमें दिख रहा है, क्योंकि जो आरबीआई का रूल आया है उस वजह से। ऑलराइट, शुक्रिया सौमित ये जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक मैनेजमेंट का व्यू भी आपको सुनवा देते हैं। शैलेट होटल्स के एमडी और सीईओ संजय सेठी से हमने खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री में आगे शानदार ग्रोथ की उम्मीद है। संजय, ईटी नाउ स्वदेश में स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है कारोबार? आपने तो एक लीन पीरियड में अपनी कंपनी को काफी रेडी कर लिया था आगे आने वाले बूम के लिए, तो अभी आप फायदा उठा रहे हैं इस बूम का? जी नमस्कार। बिल्कुल, आई थिंक ऑक्यूपेंसीज आर क्लाइंबिंग बैक वेरी रैपिडली। तो लग रहा है कि ये जो अपना पुराना प्री पैंडेमिक पुश था या एग्रेशन थी मार्केट में वो अब रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड अगर देखा जाए तो ऑक्यूपेंसीज वापस आ गई हैं, रेट्स भी वापस आ रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक द रिकवरी जो है पहले जो अनुमान था उससे थोड़ी जल्दी हो रही है। ठीक है मिस्टर सेठी, एक चीज़ आपसे और पता करना चाहते हैं, ये जो भी कोविड के धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं इसको आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं या फिर कोई फ़र्क पड़ा है इससे? क्योंकि मैं रिसेंटली मैं भी बाहर होके आया हूँ और मेरे को तो कहीं ऐसा कुछ दिखा नहीं, आप जरा बताएंगे? नहीं, देखिए सीरियस रहना कोविड के लिए बहुत जरूरी है एट ऑल टाइम्स।
but it should not disrupt regular life. और वो ही हमारा sort of effort है कि normal life हम अपने guests को दे सकें. और जहाँ तक restrictions का सवाल है, अभी कोई restrictions तो है नहीं. तो I think people are अभी comfortable हैं travel करने के लिए, and both flight seats and hotel occupancies यही reflect कर रही हैं कि ये जो current COVID के cases हैं, ये slowdown नहीं ला रहे. फाइनेंशियल पैरामीटर्स की अगर बात करें ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूवमेंट जरूर नजर आई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स भी नजर आ रहे हैं. रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर आगे आउटलुक क्या है और क्या मार्जिन्स जो हैं वो सस्टेन होते हुए दिखेंगे? तो मैम अगर आप देखें तो क्यू ऑन क्यू रिडक्शन जो है इज ऑन अकाउंट ऑफ वो थर्ड वेव जो आई थी ओमिक्रॉन की, जनवरी में आई थी, राइट? तो Q4 कंपेयर टू Q3 ऑब्वियसली थोड़ा कम लगेगा, एंड वो थर्ड वेव जो है ऑलमोस्ट 7th या 10th मार्च, सॉरी 7th या 10th फरवरी तक उसका इम्पैक्ट रहा था. बट आई थिंक एक कुछ नंबर्स देखना बहुत जरूरी है. अगर आप देखें तो Q3 में दिसंबर वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग मंथ, और उसका अगर ऑक्यूपेंसीज देखें दिसंबर की, तो दिसंबर की हमारी ऑक्यूपेंसीज थी 66%. और अगर आप जनवरी फरवरी को इग्नोर कर दें क्योंकि ओमिक्रॉन या थर्ड वेव चल रहा था उस टाइम, तो ऑक्यूपेंसीज हमारी जो मार्च में थी वो दिसंबर से बेटर थी 70% पे. और जैसे हमने अर्निंग्स कॉल में बताया था कि अप्रैल की ऑक्यूपेंसीज वर इवन बेटर. अप्रैल ऑक्यूपेंसीज वर 81. सो जस्ट टू रिकैप, ऑक्यूपेंसीज इन दिसंबर 66, इन मार्च 70, इन अप्रैल 81. Clearly a trend which is looking very, very positive right now. Similarly, अगर आप एवरेज रूम रेट्स को देखें तो एवरेज रूम रेट्स जो थे दिसंबर में 5558 थे, वो अप्रैल में बढ़ के 7145 हो गए, which is a 28% growth from the best month of Q3. So clearly trend is on an upward climb, or there is no reason to believe that this will not continue on an upward climb from here onwards. संजय, मैं थोड़ा फाइनेंशियल्स पे आऊँगा. आपका एक तो कैपेक्स को जरा बताइए, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है FY22 के लिए आपका कैपेक्स इनफैक्ट 22-23 दोनों के लिए करीब 650 करोड़ रुपए के आसपास का था, और ये टिपिकली आप कमर्शियल अपने प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहते हैं. तो मेरे को जरा ये बता दीजिए कि 650 करोड़ एक तो रकम ठीक है, और कितना पैसा भी खर्च होगा और कैसे खर्च होगा आगे चल के. फिर मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूँ आपसे. जी, तो कैपेक्स का नंबर अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है आपके पास जो है इस वक्त. इस साल कैपेक्स कुछ रहेगा. लास्ट ईयर भी हमने काफी कैपेक्स प्रोजेक्ट्स में लगाया था. सी दीज आर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स. ग्रोथ प्रोजेक्ट्स, एज लॉन्ग एज वी कैन अफोर्ड टू ग्रो, वी शुड नॉट स्टॉप. तो हमारा जो एम है कि व्हेन वी कम आउट इन द नेक्स्ट से 18 months फ्रॉम नाउ, हमारे पास एबिटा अर्निंग एसेट्स इतने हों कि हमारा एबिटा जो है प्री पैंडेमिक से एटलीस्ट 1.5 times है. So that's the goal that we have. We are trying hard कि ये हम अचीव कर पाएं, और जो लग रहा है हमारा कैपेक्स ऑन ग्रोथ जो है will result in very high EBITDA returns. In terms of spend, yes, majority of the spend अभी जो है ऑफिस एसेट्स पे है, because वो ongoing projects थे. तो एक ऑफिस एसेट हवाई में बन रहा है मुंबई में, एक बैंगलोर में बन रहा है, जहां पर हम कैपेक्स लगा रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स. टोटली बैंगलोर और हवाई के बीच में ऑलमोस्ट अबाउट 1.6 million square foot ऑफिस एडिशन होगा हमारे पास. इसके अलावा हमारा जो रेनेसांस होटल था जो रीब्रांड होकर वेस्टर्न बन गया है मार्च में, उसका रेनोवेशन, जो सेकंड फेज का रेनोवेशन है वो चल रहा है. एंड फाइनली अपना जो हैदराबाद में होटल है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि मे बी Q4 में उसको ऑपरेशनलाइज कर सकें with after restarting the capex plan there. संजय, एक्चुअली इसी से मेरा एक क्वेश्चन जुड़ा था. एक कैपेक्स जो आप 650 करोड़ रुपए का मोटा मोटी कर रहे हैं, ऑलरेडी बुक्स पे थोड़ा डेट भी था पहले भी, तो मेरे को जरा डेट का एट प्रेजेंट सिचुएशन आप बता सकते हैं कि इस समय डेट की पोजीशन क्या, उसको कैसे कम करेंगे आप? डेट हमारी करीब 2,000 करोड़ की है, एंड अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ इज ऑन ग्रोथ एसेट्स. तो अगर 90% ग्रोथ एसेट्स में जा रही है, और वो एसेट्स नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में अगर खत्म हो जाते हैं, दी एसेट्स विल बी ऑपरेशनलाइज, उसकी अर्निंग्स जो है P&L बैलेंस शीट में आ जाएगी, एंड इट विल मेक इट वेरी हेल्दी. तो हमारा जो गोल है कि कैपेक्स जल्दी से खत्म करके ऑपरेशनलाइज करें अपने एसेट्स को, एंड देन सब्सिक्वेंटली हमारा जो डेट है उस क्लाइम डाउन करनी शुरू कर देगी नेक्स्ट ईयर से, एंड बाय 2027 इट विल बी pretty low.
डेफिनेटली। संजय जी, वन लास्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड लुकिंग आउटलुक पर आपसे सवाल जानना चाहूंगी। आने वाले दिनों में किस तरह के ट्रैवल ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, डिमांड कैसी देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट वेडिंग्स इवेंट्स कई सारे फोकस में रहते हैं, इसी के चलते आने वाले क्वार्टर्स आप कैसे देख रहे हैं? लुक, अगर अभी की हम अगर ट्रेंड देखें, ये अगर चलती रही, देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि क्यों नहीं चलेगी, जो मेरे को लग रहा है कि वी आर इन फॉर अ बम्पर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, driven by high demand on business travel. We can see that that's happening very, very aggressively. और पहले मानना था कि business travel शायद वापस नहीं आए जैसे पहले होती थी, but that is untrue. I've always maintained कि business travel will be back with a vengeance, and it is back with a vengeance. In addition to that, अगर देखा जाए तो MICE business, which is meetings, incentives, conferences and events, and wedding business is also back with pent-up demand, as well as some really new high quality events that are happening in our cities that we operate in. और अगर ये सारे segments को देखा जाए, business travel, MICE and weddings, chalet के लिए they count extremely positive because that's how our hotels are built to cater to these segments. ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, उम्मीद करते जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।